नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 28 में आप सभी का स्वागत है। आज के अंक का विषय उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार हैं और इस विषय के विषय विशेषज्ञ सुश्री सुनीता शर्मा जी, आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप माननीय हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य हैं और वरिष्ठ अभिवक्ता उच्च न्यायालय हैं। उमंग फाउंडेशन ने मानवाधिकार संरक्षण की साप्ताहिक परिचर्चाओं में अब तक समाज के हर वर्ग के लोगों के मानवाधिकार पर चर्चा की है, जिनमें सड़क पर भटकते मनोरोगी से लेकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, विकलांगों व ट्रांसजेंडर समुदायों पर भी चर्चा की है। व आपदा प्रबंधन व स्वच्छ पर्यावरण पर भी इन साप्ताहिक चर्चाओं में व्याख्यान हुए हैं। इस वेबिनार में विश्वविद्यालय के छात्रों सहित प्रदेश व बाहरी राज्यों व विश्वविद्यालयों के छात्र व गणमान्य व्यक्ति इस परिचर्चा में भाग लेते रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ता का संक्षिप्त परिचय व स्वागत तथा हमारे सभी प्रतिभागियों के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी को। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं। डॉक्टर सुरेंद्र जी। धन्यवाद विनोद जी। जैसे कि आपने बताया कि आज हमारे बीच हिमाचल प्रदेश की जानी मानी वकील सुश्री सुनीता शर्मा जी हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। मैं उमंग फाउंडेशन की ओर से आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आपके परिचय की हम बात करें तो आप हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की आप माननीय सदस्य भी हैं। अगर आपकी स्कूली शिक्षा की बात करें तो आपने दयानंद पब्लिक स्कूल शिमला से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है। RKMB शिमला से आपने अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से आपने अपनी LLB की पढ़ाई जो है वो पूरी की है। सन 1992 से आपने बतौर एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस शुरू की है। आप मुख्यतः सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और सर्विस मैटर के मामलों में प्रैक्टिस करती हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ साथ अनेकों बोर्ड व निगमों की आप स्टैंडिंग काउंसलर भी रही हैं। वर्ष 2018 में आपको हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के माननीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। आपने HP अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट पर एक पुस्तक भी लिखी है जो किराएदारों और मकान मालिकों से संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध करवाती हैं। पुनः एक बार मैं उमंग फाउंडेशन की ओर से अपने आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का। आपके अथक प्रयास से ही यह उमंग फाउंडेशन की आज की हम इस 28वीं कड़ी को पूरा करने जा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में हमारे साथ अलग अलग स्थानों से हमारे बीच उपस्थित प्रतिभागियों का भी, जो हमारी इस 28वीं कड़ी को पूरी करने में अपना सहयोग दे रहे हैं। आप सभी का पुनः मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे की कार्यवाही के लिए मैं भाई योगाचार्य विनोद जी को जी आपके पास विनोद योगाचार्य। धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा उमंग फाउंडेशन के चेयरमैन प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी से कि आप आज के विषय वस्तु पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जैसे डॉक्टर सुरेंद्र जी ने बताया कि आपके ही अथक प्रयासों से
यह हमारी जो वेबिनार सीरीज है, हम इस वेबिनार सीरीज को कर पा रहे हैं और आपका समाज में समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव। धन्यवाद विनोद योगाचार्य जी और डॉक्टर सुरेंद्र। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता, विशेषज्ञ वक्ता, जानी मानी अधिवक्ता और माननीय सदस्य हिमाचल प्रदेश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की सदस्य, आपका स्वागत है। और हमारी अपेक्षा है कि आज जितने हमारे साथ युवा जुड़े हैं उनको आपसे जानकारी मिलेगी उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में, क्योंकि बच्चा जन्म से पहले से हम मान करके चलें और मृत्यु के बाद तक व्यक्ति एक उपभोक्ता रहता है। उपभोक्ता का जो हमारा स्टेटस है वो पूरे जीवन पर्यंत, चाहे हम सन्यासी क्यों ना हो, वो स्टेटस हमारे साथ हमेशा चलता रहता है, क्योंकि हम सामान या सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पूरे समाज से जितने हमारे सदस्य होते हैं उनके अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। उपभोक्ता क्या होता है, उसके अधिकार क्या है, यदि उनके अधिकारों में, और उसके अधिकार क्या सिर्फ वस्तुओं की खरीद तक है या सेवाएं भी उसमें शामिल हैं? क्या डॉक्टर से मिलने वाली सेवाएं भी इसमें शामिल हैं? क्या इसमें इंश्योरेंस एजेंसी से मिलने वाली सेवाएं भी शामिल है? इन सब चीजों की आपसे हमारी अपेक्षा है कि आप व्याख्या करेंगी। और अगर कोई हमारे साथ अन्याय होता है एक उपभोक्ता के नाते, तो हम कहाँ जाएं, किस प्रकार साधारण तरीके से हम अपने विवाद सुलझा सकते हैं, और उसके बाद यदि हमें न्याय नहीं मिलता है लोअर लेवल से, तो हम कहाँ अपील कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम कहाँ जा सकते हैं। ये सारी जानकारियां आज हमें आपसे प्राप्त होंगी और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। आप मुझे याद है कि आप आज उपभोक्ता आयोग की माननीय सदस्य हैं, लेकिन आपने भी एक केस बहुत साल पहले, आज से 20-25 साल पहले एक केस आपने किया था, और वो केस आपने बहुत अच्छे ढंग से खुद डिफेंड किया था और जीता भी था। मैं उस समय पत्रकार था और आपकी खबर मैंने रिपोर्ट की थी, न्यूज़पेपर में दी थी। तो आपसे ज्यादा इस बारे में हमारे राज्य में कोई भी इतने अनुभव वाला व्यक्ति, जो स्वयं भी उपभोक्ता के तौर पे केस फाइट करता रहा है और दूसरों को भी न्याय दिलाने के लिए आप आगे आई, और आज आप माननीय सदस्य हैं आयोग की। तो हमें आपसे काफी अपेक्षाएं हैं, और हमारे साथ अभी 30 से ज्यादा, कोई 35-38 हमारे साथ युवा जुड़ चुके हैं, और भी अभी जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ 70, 80, 100 तक लोग जुड़ते हैं, लेकिन आज कुछ कम लोग हैं। कोई बात नहीं, जितने लोग हैं उसके बाद यूट्यूब पर आपका आ जाएगा और न्यूज़पेपर में आ जाएगा, तो उससे हमारा दायरा और बढ़ जाएगा। आप हमारे कार्यक्रम में आई, एक बार फिर आपका धन्यवाद। थैंक यू श्रीवास्तव जी, विनोद जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। स्टार्ट करें? जी मैम, आप प्लीज स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है उपभोक्ता के अधिकारों के बारे में है, तो ब्रीफ में हम आपको बताएंगे, ज्यादा टाइम हमारे पास होता नहीं है। उपभोक्ता जो कानून लागू हुआ था 1986 में पास हुआ, बट इसको 1 जुलाई 1987 से लागू किया गया और एक सोशल वेरिफिकेशन लेजिस्लेशन के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया गया है। जो मेन ऑब्जेक्टिव एक्ट को लागू करने का था, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगी, नए नए कारोबारी अपना प्रोडक्ट बनाने लगे, उस मोड में प्रोडक्ट की गुणवत्ता को मैन्युफैक्चर पर दरकिनार करने लगे, उपभोक्ताओं को अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट करने लगे, जैसे कि डिफेक्टिव आर्टिकल्स बना के, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की चीजें बना के, इनएडिक्वेट चीजों को बनाकर उपभोक्ताओं को अंडर लॉ प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 लागू किया गया। इस एक्ट में 1986 से 2019 तक काफी लोगों को मदद हुई इस एक्ट में, पर थोड़े इसमें फ्लॉज रह गए थे। वो अंडर एक्ट 2019
जो लागू हुआ 2020 में, उसमें उस खामियों को पूरा किया गया। क्योंकि 30-35 वर्ष के अंतराल में बदलाव की स्थिति को देखते हुए 2011 से कानून में नवीनीकरण करने के कई कारणों के वश कानून संशोधन बिल पास नहीं हो पाया। फिर 2019 में बिल पास किया गया व जुलाई 2020 से जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है, वो काफी अट्रैक्टिव और इनोवेटिव फीचर इंट्रोड्यूस करके लेके आया है। इसमें कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लायबिलिटी भी इंट्रोड्यूस की गई, जिसका मीनिंग है जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। अगर वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं तो कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन देने के लिए वो बाधित होते हैं। नए एक्ट के मुताबिक रेगुलेटरी बॉडी भी इंट्रोड्यूस की गई, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जहां जहां पेनल्टीज भी प्रोवाइड की गई है। वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और जो इन एडवर्टीजमेंट को एंडोर्स करता है उनके ऊपर भी पेनल्टी वो एक्शन डाल सकते हैं। न्यू एक्ट में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एडजुडिकेटरी बॉडी को बढ़ाई गई है। अब आप कंज्यूमर कमीशन, जो पहले फॉरम होता था डिस्ट्रिक्ट में, उसको कंज्यूमर कमीशन कहा जाता है और उसकी जुरिस्डिक्शन 50 लाख तक की आप उसमें कंप्लेंट को दायर कर सकते हैं। और 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक की जो जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट कंज्यूमर कमीशन, व उसके ऊपर 2 करोड़ से ऊपर आपको नेशनल कमीशन में आपकी जो शिकायत है वो दर्ज करनी होती है। ये आपका ओरिजिनल साइट से जुरिस्डिक्शन है, ये आपके प्राइस के हिसाब से जुरिस्डिक्शन है। अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन 50 लाख तक का मुकदमा एडजुडिकेट कर देता है, उसकी अपील आपको स्टेट कंज्यूमर कमीशन में दायर करनी पड़ेगी। और स्टेट कंज्यूमर कमीशन अगर 50 लाख से 2 करोड़ तक का अगर आपकी कंप्लेंट को एडजुडिकेट कर देता है, उसकी अपील आपको नेशनल कमीशन जो दिल्ली में बैठते हैं वहां पर करनी पड़ेगी। इसके स्टेटमेंट एंड ऑब्जेक्ट एंड रीजन इसको बनाने के थे वो मैंने आपको बताए हैं। 1986 से लेकर 2019 तक कंज्यूमर कोर्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत लोगों को इससे राहत मिली। परंतु केसेस के डिस्पोजल में कमी इसलिए आई क्योंकि जो उनके प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में या मेंबर्स थे, उनको लगाने की जो देरी होती थी, उससे उपभोक्ताओं के मुकदमों में डिले होता था। इसके लिए न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रावधान किया गया है कि 4 मेंबर स्टेट कंज्यूमर कमीशन में लगाए जाएंगे और साथ में एक प्रेसिडेंट होगा जो वो रिटायर्ड जज होंगे। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में या तो कोई अधिवक्ता सीनियर प्रेसिडेंट के रूप में आएगा और उनके साथ 2 मेंबर होंगे, एक सोशल वर्कर होगा और एक कोई एडवोकेट होगा। तो इस तरह का प्रावधान रखा गया है। हमारे हिमाचल में सिर्फ 4 कंज्यूमर फॉर्म जो है वो अभी तक एस्टैब्लिश है, जो 3-3 जिलों का कार्यभार संभालते हैं। इससे भी थोड़ी मुकदमों में देरी होती है पर जस्टिस जरूर मिलता है। जैसे शिमला में जिला उपभोक्ता फोरम जो महीने में एक बार नाहन व एक बार जिला किन्नौर में जाते हैं और वहां मुकदमों का निपटारा करते हैं और 15 दिन वो शिमला में अपना बेंच लगाते हैं। कांगड़ा जो धर्मशाला में स्थित है कंज्यूमर फोरम, वो कांगड़ा, चंबा व सोलन जिला के मुकदमों को सुनते हैं और 15 दिन में वो चंबा और शिमला में एक बार टूर लगाते हैं और 15 दिन में वो धर्मशाला में सिटिंग करके मुकदमों का जो है वो निपटारा करते हैं। ऊना वाले जो कंज्यूमर फॉर्म के प्रेसिडेंट है वो हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर को कैटर करते हैं और वो हफ्ता हफ्ता हमीरपुर और बिलासपुर में जिलों का इस मुकदमों का निवारण करते हैं और 15 दिन ऊना में रहकर ही वो मुकदमों का निवारण करते हैं। मंडी जिला में जो कंज्यूमर फॉर्म है, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के मुकदमे वो निपटारा करते हैं और अपनी तरफ से वो अपना पूरा
कंज्यूमर की तरफ रुझान रखते हुए मैटर्स को डिसाइड करते हैं। अब आते हैं कंज्यूमर होता क्या है और कौन कौन केसेस किस तरीके से कोर्ट में दायर करता है। सभी तरह की वस्तुएं जो खरीदता है उसे क्रेता कहते हैं और जो बेचता है उसे विक्रेता कहते हैं। कंज्यूमर फॉर्म के दायरे में सारे ही आते हैं। सभी तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जिसमें चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, गुणवत्ता की कसौटी पर खरा न हो और डिफेक्टिव चीजें बनाए, तो सभी को कंज्यूमर फॉर्म के दायरे में आते हैं। सभी तरह की एस्टैब्लिशमेंट को कंज्यूमर फॉर्म कवर करता है, चाहे वो प्राइवेट हो, पब्लिक हो या कॉर्पोरेशन हो, सभी कंज्यूमर कमीशन के दायरे में आते हैं। अनटिल अनलेस जो एक्ट में जो कानून इस एक्ट के दायरे से बाहर है, सिर्फ वो कंज्यूमर फॉर्म में नहीं आते। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे कैसे कौन कंज्यूमर कहलाता है और कैसे कंप्लेंट की जाती है। कंज्यूमर वो होता है जो वस्तुएं खरीदता है फॉर कंसिडरेशन, मतलब अमाउंट देकर जो चीजें खरीदता है वो कंज्यूमर कहलाता है। वो चाहे पैसे उसने एडवांस दिए हो या पार्ट पेमेंट करी हो या कोई प्रॉमिस हो कि आगे पे करेगा, वो सब कंज्यूमर फॉर्म के दायरे में आते हैं। इफ अगर वो फेल होता है टू पे हिज प्रॉमिस, जैसे कि उसने कोई वस्तु खरीद ली, वो डिफेक्टिव हुई, तो वो कंज्यूमर जो है वो शिकायत दर्ज कर सकता है। दूसरा है जो हम सर्विसेज अवेल करते हैं, जिसमें हम वस्तु नहीं खरीदते पर किसी से सर्विस अवेल करते हैं, जैसे श्रीवास्तव जी ने अभी कहा था कि डॉक्टर इस कंज्यूमर के दायरे में आते हैं। सर्टनली, क्योंकि हम हायर करते हैं उनकी सर्विसेज, बट वही डॉक्टर कंज्यूमर फॉर्म के दायरे में आएंगे जिनको हम पैसे पेमेंट करते हैं। जैसे गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, वो कंज्यूमर कोर्ट के दायरे में नहीं आते हैं क्योंकि उनको हम उनकी सर्विसेज का कोई पैसे नहीं देते हैं। फिर हम कंप्लेंट कैसे दायर करते हैं। कंप्लेंट जो है वो कंज्यूमर खुद, जिसने कोई चीज खरीदी हो वो, या कोई वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन जो रजिस्टर हो, वो ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वो हो वो भी कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो वो भी कर सकते हैं। वन और मोर कंज्यूमर अगर इकट्ठे किसी ने बल्क में कोई चीजें खरीद ली है, वो कंज्यूमर इकट्ठे से एक कंप्लेंट भी दायर कर सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन हमारे को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में सबसेक्शन 5 सेक्शन 2 में मिल जाएंगी। और कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट वो होती है जहां हम लोग कोई चीज खरीदें और कोई एलिगेशन लगाए इन राइटिंग, और ई फाइलिंग के थ्रू भी हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और जो हमें रिलीफ मिलेगा वो मिलेगा जब हम उस कंप्लेंट में लिखेंगे कि हमारे साथ इन्होंने ये धोखाधड़ी करी है, या कोई इन्होंने हमारे को जो लारा लगाया था वो पूरा नहीं हुआ, सर्विस प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हुई है, और हमने सर्विस हायर की थी, इन्होंने प्रॉपरली उस सर्विस को हमको नहीं दिया है। उस तरह की कंज्यूमर कंप्लेंट हम फाइल कर सकते हैं। उसको कंज्यूमर डिस्प्यूट कहा जाता है, जहां हम एलिगेशन लगाते हैं एक पार्टी पे कि हमको इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि इस प्रोडक्ट में ये होगा और ये फेल हुए, उसको कंसीडर करने के लिए हम उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं। अगर दूसरी पार्टी, जिसको कंज्यूमर कोर्ट की भाषा में ऑपोजिट पार्टी कहते हैं, जिसने कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, उसको ऑपोजिट पार्टी कहते हैं। अगर वो डिनाई करे और डिस्प्यूट करे एलिगेशन, तो कंप्लेंट आगे चलती है। अब नए एक्ट में एक और प्रावधान किया है जिसमें मीडिएशन का एक
चैप्टर रखा है। जैसे ही हम कंप्लेंट फाइल करते हैं, उसमें ऑपोजिट पार्टी जिसको कहते हैं उसको नोटिस जाता है। फिर एक मीडिएटर अपॉइंट होता है जो लॉ नोइंग पर्सन होगा, वो चाहे एडवोकेट्स में से होगा, वो दोनों पार्टीज को समझाएगा कि आप इसमें ये बनता है और आप इतना कॉम्पनसेशन दे दीजिए या ये पैसे दे दीजिए। उस तरह का मीडिएशन होता है। अगर मीडिएशन फेल हो जाए तो फिर से कोर्ट में वो केस, कंज्यूमर कोर्ट में केस लगता है। उसका रिप्लाई विद इन 30 डेज फाइल करना होता है, जिसका टाइम ओनली 15 दिन और एक्सटेंड हो सकता है। मैक्सिमम 45 डेज में वो रिप्लाई उस कंप्लेंट का फाइल करता है ऑपोजिट पार्टी। और उसके बाद जो कंप्लेनेंट होता है वो एफिडेविट के द्वारा एविडेंस फाइल करता है, और एविडेंस ऑपोजिट पार्टी को भी अपना पक्ष रखने का टाइम दिया जाता है। वो भी बाय वे ऑफ एविडेंस एफिडेविट एविडेंस फाइल करता है, और एट द मोस्ट थ्री मंथ्स के अंदर अंदर कंज्यूमर कंप्लेंट्स का निपटारा करने का प्रावधान है। इन एनी केस अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसको लेबोरेटरी से टेस्ट कराना बड़ा जरूरी है, उन केसेस में ज्यादा से ज्यादा 5 महीने में कंज्यूमर कंप्लेंट को निपटारा किया जाता है। अब आपका ये होगा कि हम कंप्लेंट कैसे दायर करेंगे, किस तरीके से उसको हम, अभी मैंने आपको जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया है कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन की जो जुरिस्डिक्शन है वो 50 लाख तक का मुकदमा आप अपने नियरेस्ट जो आपका कंज्यूमर फॉर्म है, हिमाचल में मैंने आपको 4 कंज्यूमर फॉर्म्स का बताया है, जहां आप रहते हो उसके एरिया में जो कंज्यूमर फॉर्म फॉल करता है वहां आप 50 लाख तक की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और उस शिकायत को दर्ज करने के बाद वो उस कंज्यूमर फॉर्म का जो प्रेसिडेंट जो कमीशन है वो ऑपोजिट पार्टी को नोटिस करेगा। फिर आप दोनों की सुनवाई होके आपका केस का निपटारा होगा। अगर आप उसकी अपील करना चाहते हो तो 45 दिन के अंदर आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन में उस मुकदमे की जो है अपील कर सकते हैं। अगर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अगर आप 50 लाख से ऊपर का मुकदमा दायर करते हैं और 2 करोड़ तक का कोई मुकदमा है, तो आपको सीधा वो हिमाचल प्रदेश की जो स्टेट कंज्यूमर कमीशन है उसमें वो मुकदमा दायर करना होगा। उसका भी यही प्रोसेस होगा। नोटिस दूसरी पार्टी अपोजिट पार्टी को नोटिस इशू होगा। नोटिस के बाद वो दूसरी पार्टी 30 दिन में अपना रिप्लाई दायर करेंगी। अगर वो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है, 15 दिन का टाइम और उसको रिप्लाई के लिए एक्सटेंड हो सकता है। सेम वे में एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट कंज्यूमर फाइल करेगा। उसके बाद ऑपोजिट पार्टी को उसका रिप्लाई फाइल करने का टाइम मिलेगा और कंप्लेंट का निपटारा होगा। उसकी अपील, अगर मुकदमा 50 लाख से 2 करोड़ के बीच का है, उसकी अपील सीधी नेशनल कंज्यूमर फॉर्म में दायर होगी जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है। अब आप कंप्लेंट कैसे फाइल करेंगे, वो आपको सेक्शन 35 में उसका ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उसका आपको बताया गया है। जिस गुड्स के बारे में आप कंप्लेंट करना चाहते हो उसको आप रिटर्न में लिखेंगे और उसके साथ जो प्रिस्क्राइब कोर्ट फी है वो लगा के उस कंज्यूमर फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम का प्रेसिडेंट है उसके साथ एटलीस्ट एक मेंबर, जो वहां पर वैसे तो 2 मेंबर होते हैं बट एटलीस्ट एक मेंबर होना चाहिए सुनवाई के लिए, और वो आपके केस का निपटारा कर सकते हैं। रेफरेंस जो मीडिएशन का मैंने दिया है वो सेक्शन 37 ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है। और मीडिएशन में अगर फेल होता है तो प्रोसीजर वही है, कोर्ट आपका कंज्यूमर कोर्ट में केस चलेगा और जब फाइनली वो डिसाइड होगा उसके बाद
आप जो है उसकी अपील आपको मैंने बताया है कि स्टेट कंज्यूमर कमीशन में होगी। फाइन जो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट आपके केस में फाइंडिंग देगा, या तो वो दूसरे ऑपोजिट पार्टी को जो है उसका उसमें गुड्स में जो डिफेक्ट है उसको रिमूव करने के लिए डायरेक्शन देगा, और या आपकी जो गुड्स है उसको रिप्लेस करने का अब कंज्यूमर फॉर्म उसको डायरेक्शन करेंगे, और सिमिलर डिस्क्रिप्शन की जो है पैसे वापस करने का भी आपको ऑर्डर कर सकते हैं। और उसके ऊपर आपको मुकदमा दायर करने का, जो आपने किसी वकील की असिस्टेंस ली है उसका कॉम्पनसेशन, और मेंटल हरासमेंट जो आपको हुआ है उस गुड्स को खरीदने के बाद आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सके, उसका पर्पस आपके लिए डिफीट हो गया, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन का भी प्रावधान है। वो कॉम्पनसेशन आपकी गुड्स के हिसाब से कोर्ट खुद क्वांटिफाई करता है। जब आप अपील करेंगे तो आपको अगर आपका कंज्यूमर केस से केस डिसमिस हो गया है तो आप उसकी अपील करेंगे तो आपको कोई उसके ऊपर फीस नहीं लगानी पड़ेगी। और अगर ऑपोजिट पार्टी जिसके खिलाफ मुकदमा हुआ हो और उसको जो कॉम्पनसेशन देने का डायरेक्शन दिया गया है, जब तक वो 50% ऑफ द फीस कोर्ट में जमा नहीं कराता, उसको ना उसकी सुनवाई होगी, ना उसको कोई स्टे मिलेगा। और 50% ऑफ द कॉम्पनसेशन वो कंपल्सरी है, उसको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट उसको जमा कराना पड़ेगा। और जैसे ही उसको स्टे मिलेगा, आपकी सर्विस होगी, आप अपना पक्ष रखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म ने ठीक हमारे फेवर में ये केस किया है, इतना इनके ऊपर जो डाला है, बैलेंस 50% ऑफ कॉम्पनसेशन भी उनको ऑपोजिट पार्टी जिससे आपने गुड्स खरीदा है उनको वो जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर उनकी अपील डिसमिस हो जाती है या आपके खिलाफ मुकदमा हो जाता है तो उसकी अपील आपको नेशनल कंज्यूमर कमीशन दिल्ली में सिचुएटेड है, वहां उसकी अपील करनी पड़ेगी। तो ये सारे हमने आपको जिस्ट ऑफ जो इसका सिस्टम है उसका हमने समझा दिया है। अब आप क्वेश्चन से कोई भी बात आप अपना पूछना चाहें वो आप पूछ सकते हैं। आप लोग मोस्ट वेलकम हैं क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए। थैंक यू सो मच। सुनीता जी, इसमें अगर आप कोई एग्जाम्पल्स जो आपने केस खुद कभी फाइट किए हो या जो आपने केसों का निपटारा किया हो, ऐसे कुछ अगर एग्जाम्पल देंगी तो और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी बच्चों को। इसमें ऐसा है श्रीवास्तव जी कि जैसी प्रेपोजिशन आएगी मैं उस प्रेपोजिशन पे उसका एग्जाम्पल भी देके आपको मैं वो समझा दूंगी कि इस नहीं, तरीके अगर का। अगर आपका जो केस मैंने याद दिलाया, अगर उसी केस का आप बता दें कि वो क्या केस था और कैसे आपने फाइट किया था और एक सक्सेस स्टोरी बनी आपकी, वो भी एक अच्छा हाँ जी, एग्जाम्पल होगा हम सबके लिए। हाँ जी, ये कोई 25 साल पुरानी बात है। मैं न्यू एंट्रेंट थी प्रोफेशन में और प्रैक्टिस ज्वाइन किया था, तो मुझे जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजर पर बड़ा डिपेंडेंट हो जाते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी वकालत ज्यादा अच्छी चल पड़ेगी या समथिंग लाइक दैट। मुझे किसी पंडित ने कहा कि आप एक येलो जो पुखराज है वो पहनिए तो आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाएंगे। तो एक शिमला के एक मशहूर ज्वेलर जो अब नहीं रहे, मैं उनकी दुकान पर गई और मैंने उनसे कहा कि मुझे एक अच्छी क्वालिटी का पीला पुखराज दीजिए और मुझे वो सोने की अंगूठी में बनवाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे एक पुखराज दिया, उसको मैंने उन्हीं से सोने की अंगूठी में जड़वा कर पहन लिया। पर किसी जो इस चीज का ज्ञाता था, उन्होंने जब मेरी उंगली पे उस अंगूठी को देखा तो उन्होंने कहा ये आपने क्या पहना है। तो मैंने उनको बताया वो हमारे माननीय एक सीनियर एडवोकेट होते हैं जो होते थे, जो शर्मा जी के नाम से थे वो, और हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके आनंद शर्मा जी के फादर थे।
तो उन्होंने कहा बेटा ये पुखराज नहीं है और आप इसे चेक कराइए। तो हमारे यहाँ खलीनी में एक छोटी सी लेबोरेटरी होती थी उन दिनों में, उसमें इस पुखराज को जब हमने चेक कराया तो उसकी गुणवत्ता तो एक शीशे का टुकड़ा था। वो पुखराज क्या, वो तो कुछ सफायर भी नहीं था जिसको उसका कटैला या सुनियाला जो उसका सब्स्टिट्यूट है। और उस टाइम में 1997-98 की बात है ये अंगूठी मुझे कोई 6-7 हजार रुपए में पड़ी थी। तो जब वो लेबोरेटरी टेस्ट से वो उसका आया तो वो कहा कि इस पत्थर की कीमत सिर्फ 40 रुपए हैं, जो मुझे 6,000 रुपए में उन्होंने बेचा था। तो मैं उनके पास गई, जूलर के पास के, काइंडली इसको रिटर्न कीजिए, आपने मुझे ठगा है और 6,000 रुपए में आपने मुझे ये अंगूठी दी है जिसका मूल्य सिर्फ 40 रुपए पुखराज का है और बाकी सोने का जो मूल्य है वो तो होगा ही। तो उन्होंने कहा मैंने दे दिया है, आपने जो कुछ करना है आप कीजिए। तो मैंने उस अंगूठी के लिए अपने किसी वकील भाई को कहा कि मेरा केस कीजिए। खुद तो केस करना थोड़ा, अपना केस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे किसी कलीग ने उस केस को ड्राफ्ट किया। हमने वो अंगूठी फिर से दिल्ली में एक स्पेशल लेबोरेटरी में भेजी, वहां से भी उसका वही जवाब आया कि ये पुखराज नहीं है और इसका मूल्य केवल 40 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो हमने कंज्यूमर फॉर्म में उसको दायर किया था और हमारे श्रीवास्तव जी उन दिनों शायद अमर उजाला में थे या कहीं किसी अच्छे लीडिंग न्यूज़पेपर में थे, उन्होंने जनसत्ता में थे, तो काफी हाईलाइट किया था इस। उसके बाद काफी लोगों ने इन शिमला में जो जितने भी जूलर हैं उन पे काफी केसेस किए थे, या तो सोने की गुणवत्ता को लेकर या किसी गहने की घड़ाई या उस पे सोने की वो या कोई उसमें जड़ा हुआ कोई नग, उसकी काफी केसेस उसके बाद हुए थे। तो कंज्यूमर काफी अलर्ट हुआ था उस केस को और हमारे को कॉम्पनसेशन भी मिला था और उनको पेनल्टी भी पड़ी थी कोई। तो वो 6,500-7 हजार का जो मुझे खरीदा था मैंने, उसको 13-14 हजार मुझे देना पड़ा था। तो ये जब हम लोग कंज्यूमर जब विजिलेंट होंगे तो ही हो पाएगा। अगर हम ये सोचें कि छोड़िए कौन कोर्ट के चक्कर लगाएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह के काफी केसेस हैं जो हम लोगों ने डील किए हैं और ये न्यूज़पेपर में भी काफी हाईलाइट हुआ था। तो और भी केसेस हैं जो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे उनको बताऊंगी, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपना कोई निपटारा है उसका भी वो भी समाधान मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने उपभोक्ताओं के अधिकारों पर हमें विस्तृत जानकारी प्रदान की। वेबिनार में हमारे कुछ प्रतिभागियों के प्रश्न हैं, तो मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मुकेश जी जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में। मुकेश जी आप जो भी प्रश्न है आप कृपया रखें। मुकेश जी। थैंक यू सर। मैं वक्तव्य बहुत अच्छा, तो भी प्रश्न आया ये क्या है, शैलेश सिंह जी ये कहते हैं कि राज्य में मुकेश आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी आगे सर? नहीं ना, बहुत इको है, इको बहुत ज्यादा है। प्रश्न हमारे पास, मैं प्रश्न देखता हूं। शैलेश सिंह जी हैं, इनका एक प्रश्न है, राज्य आयोग में निर्णय होने में कितना समय लगता है? आप मैम कृपया थोड़ा क्लैरिफाई करें। मैम आप करें। राज्य उपभोक्ता फोरम में भी 3 से 5 महीने के बीच में निपटारा होता है। पर पिछले 2-3 सालों में जब चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पाई थी 1.5 साल में, तो भी हमने काफी निपटारा, मैं प्रिजाइडिंग मेंबर थी उस बेंच की, तो हमने काफी केसेस का निपटारा किया था
पर पिछले 2-3 सालों से कोविड की वजह से थोड़े लोग भी विजिलेंट नहीं है, लोग अपने केसेस करने नहीं आते थे। अदरवाइज ये 5 महीने में ऑलमोस्ट निपटारा हो जाता है अपील का। अगर कंप्लेंट ओरिजिनल साइट पे स्टेट कंज्यूमर कमीशन को है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एविडेंस लाने में थोड़ा टाइम लगता है कंज्यूमर्स को, और उसमें वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं। अदरवाइज 5 से 6 महीने में अपील का निपटारा हो जाता है, और एक विद इन 1 ईयर कंप्लेंट ओरिजिनल साइट उनका भी निपटारा हो जाता है। धन्यवाद मैम। मुकेश जी जो हमारे पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं, इनका एक प्रश्न है, उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने के लिए क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी है? नहीं, हेल्पलाइन नंबर का तो नहीं है, पर इसमें आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के थ्रू अगर कोई लीगल एड लेना चाहे वो अवेलेबल है, या आपको ई फाइलिंग के थ्रू भी कमीशन में अवेलेबल है। आप अपनी कंप्लेंट ई माध्यम से भी फाइल कर सकते हैं। तो आपका जरूरी नहीं है आपको कोर्ट में आना हो, आप उसको फाइल कीजिए, फिर डेट मिल जाएगी, उसमें आप उसको बहस कर सकते हैं। जी धन्यवाद मैम। शैलेश सिंह जी, आप स्वयं प्रश्न करना चाहते हैं, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें। शैलेश जी। थैंक यू विनोद सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, बोलिए शैलेश जी। थैंक यू मैम। थैंक यू श्रीवास्तव सर। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम स्टेट फोरम या डिस्ट्रिक्ट फोरम अटेंड करते हैं तो वहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स या प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हमसे सवाल पूछते हैं, बिकॉज हमारा भी मेरा भी दोनों लेवल्स पे केस रहा है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में मेरा एक केस था जिसको हमने जीता था। फिर उसके बाद अपोजिट पार्टी स्टेट फोरम गई, और बेहद खेद के साथ मैं बताना चाहूँगा कि 4 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है। एक 4 व्हीलर का मैटर था, मैंने 4 व्हीलर ली थी और वो डिफेक्टेड थी। डिस्ट्रिक्ट फोरम में ऐसी फाइंडिंग हुई थी और जजमेंट मेरे फेवर में हुआ था। फिर एक रिप्यूटेड कंपनी यहाँ इंडिया की मैं कहूँगा, वो स्टेट फोरम में है और उनकी एजेंसी भी स्टेट फोरम में है, डिस्ट्रिक्ट फोरम की जजमेंट के अगेंस्ट। अब मैम समय जैसा मैंने बताया कि 4 सालों से ज़्यादा का समय हो गया है, और मैं देखता हूँ बीइंग अ बायर, इनिशियल बायर, लॉस एंड पे तो मैं हूँ, क्योंकि 4 सालों से ज़्यादा का समय केस में स्टेट फोरम में हो गया है। 1 साल का समय मुझे लगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 5 सालों में उस व्हीकल को, उस 4 व्हीलर को मैं आज तक यूज़ नहीं कर पाया। अब जैसा समय आने वाला दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का समय होगा, पेट्रोल डीजल की व्हीकल्स का कोई यूज़ आने वाले समय में तो होगा नहीं। अब इन केस डिसीजन मान लीजिए मेरे फेवर में हो भी जाता है, तो वो जो चीज़ अगले 2-3 साल या 4 सालों में, 5 सालों में मैं यूज़ करूँगा, वो एक आउटडेटेड सी रहेगी या वो उस समय के हिसाब से नहीं रहेगी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो भी डिसीजन रहे उसके अगेंस्ट जाते हुए मैं इनसे कह सकूं कि भाई मुझे अब ये व्हीकल नहीं चाहिए, मुझे वो पैसे चाहिए और ब्याज सहित पैसे चाहिए? हो सकता है क्या मैम ऐसा? शैलेश जी, आपका नीचे का फैसला डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म ने क्या कहा है? उन्होंने व्हीकल रिटर्न करने के लिए कहा है या आपका पैसा वापस देने के लिए कहा है? आपने ये क्लियर नहीं किया है। अगर आपका पैसा वापस करने के लिए, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म ने कहा है कि व्हीकल रिप्लेस की जाए, तो आप उसमें एक ऑल्टरनेटिव प्ली लेकर अपना क्रॉस अपील फाइल करके बोल सकते हैं कि अब मुझे इसका मुझे व्हीकल नहीं चाहिए, बट मुझे इसका जो प्राइस था मेरा विद इंटरेस्ट वो मुझे चाहिए, क्योंकि 6 साल हो गए हैं। तो ऐसा भी आपको एक वाया मीडिया है कि आप इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो रिटर्न में आप स्टेट कंज्यूमर कमीशन में कर सकते हैं। ये आपकी दलील मैम मैं रहेगी इन्फॉर्म वहाँ करना पर, चाहूँगा ये आपकी दलील रहेगी वहाँ पर। और आप अपने खुद अगर आप पेश हो रहे हैं या आप आपके वकील साहब पेश हो रहे हैं, तो उनको आप रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज मेरे केस का जल्दी निपटारा करवा दीजिए,
और ये कई बार इस तरह के जो केसेस डिले होता है वो सिर्फ कमीशन की वजह से नहीं होता कि वहाँ प्रिजाइडिंग मेंबर नहीं है या जज नहीं है, कई बार वकील भी थोड़ा डिले हो जाता है उनका भी, या क्लाइंट्स भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो ये सारे जो सिस्टम है उसकी वजह से डिले इन डिसीजन होता है। तो प्लीज आप रिटर्न आर्गुमेंट भेजिए स्टेट कंज्यूमर कमीशन में, आपका निपटारा उसमें लिखिए, आप विद इन 1 मंथ आपका निपटारा हो जाएगा। और आप में रिक्वेस्ट कीजिए उसमें कि मुझे अब व्हीकल नहीं चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ व्हीकल नहीं चाहिए, या आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में क्या फैसला है वो क्लियर नहीं है, तो आप इस तरह की दलील स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील के द्वारा कर सकते हैं। मैम मैं बताना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम पे जो डिसीजन था वो डिसीजन दोनों ही चीज़ों के लिए था कि जो कंपनी है वो या तो व्हीकल वापस करे, नया व्हीकल दे, या फिर जो भी अमाउंट मैंने दिया था व्हीकल परचेज के लिए विद इंश्योरेंस, पेनल्टी, हैरेसमेंट, इन सारी चीज़ों को दोनों ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट फोरम ने कंपनीज को दिए थे। सुरेश जी, आप उस पे इंसिस्ट कर सकते हैं कि आई डोंट वांट नाउ व्हीकल, मुझे मेरा पैसा विद इंटरेस्ट दिया जाए और उस पे पेनल्टी लगाई जाए और इनको हरासमेंट के लिए भी मुझे कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो इस तरह का आप वहाँ रिक्वेस्ट और दलील कर सकते हैं। थैंक यू मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अगेन मैम। थैंक यू, वेलकम। अगला प्रश्न संजीव शर्मा जी, जो हमारे उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी भी हैं। संजीव शर्मा जी, आप अपनी बात रखें। मैम नमस्कार जी। मैडम एक मेरा सवाल था, अगर हम देखें ना, जब हम हिमाचल से कभी भी बाहर जाते हैं तो कई भी जगह देखो जहाँ पे ढाबों पे बसें रुकती हैं, एक तो वहाँ पे खाने की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, दूसरा उन ढाबों पे जैसे कोई भी आइटम है उस आइटम का ना वो एमआरपी से ज्यादा चार्ज करते हैं। जैसे अगर मान ली कोई चिप्स 10 रुपए का है तो वो 15 रुपए का देंगे या उससे ज्यादा का देंगे। ये एक्चुअली बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन होता क्या है कि सब लोग वहां पे थोड़ी देर के लिए जो मतलब रुकते हैं या लड़ाई झगड़ा। इवन अगर आप देखोगे, मतलब मैंने खुद फेस किया है, जैसे कोई जूस का स्टॉल होगा उसके ऊपर वो कोई एमआरपी भी नहीं लिखेंगे और आदमी को बाद में वो मतलब ज्यादा चार्ज करते हैं। ये बस स्टॉप्स पे सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है। मतलब जी हाँ तो संजीव जी, ऐसा केसेस भी हमारे सामने आए हैं। मैं एग्जांपल दूंगी। एक बियर बॉटल खरीदी किसी कंज्यूमर ने और वो 100 रुपीज की बॉटल पे उसने चार्ज किया 120 रुपीज, तो उसको कॉम्पनसेशन भी दिया गया और उसको पेनल्टी भी लगाई गई थी। तो आप भी अगर ऐसा कुछ देखें कि 10 रुपए की चीज 15 में बेच रहे हैं, तो आप इंसिस्ट करें उनको कि मुझे रसीद दीजिए 15 रुपए की जो मैं खरीद रहा हूँ, या आप ऑनलाइन उनको पेमेंट कीजिए और दिखाइए कि आपने ये खरीदा और इन्होंने 15 रुपए का। वो तो डेफिनेटली आपका जो शिकायत का है निवारण जरूर होगा और आपको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा और हरासमेंट, और आपको लिटिगेशन चार्जेस जो आप वकील हायर करते हैं उसका पैसा भी आपको मिलेगा। थैंक यू। जैसा संजीव जी ने कहा कि ये कहीं पर ढाबों में या दूसरी जगह स्टेट से बाहर कंज्यूमर अगर हिमाचल का है और जहां वो सामान परचेज करता है वो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली या कहीं पर भी है, तो तब उस स्थिति में वो केस कहाँ फाइल करेगा? ऐसा तो जुरिस्डिक्शन तो वो फिर पंजाब की बनेगी, बट आप अगर पेमेंट ऑनलाइन कर दें और वो आप जहाँ रहते हो वहां पर भी आप केस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वहां पर आपने खरीदा है तो वहीं आप कंप्लेंट करोगे। आप शिमला में रहते हैं, आप दिखाओगे कि हम शिमला में रहते हैं और इस तरह का, तो वेयर द कंज्यूमर रिजाइड आल्सो कैन फाइल द कंप्लेंट। थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम एक मेरा भी एक आपसे रिक्वेस्ट थी कि ऑनलाइन हम किस साइट पर हम अपने कंप्लेंट डाल सकते हैं, या कोई ईमेल, अगर ईमेल आईडी है तो आप वो भी अगर बता पाएं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो कंज्यूमर की ऑनलाइन कंप्लेंट आपको पर रिटर्न में तो देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि एक कोर्ट की तरह एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर आप ई कंप्लेंट भी दायर करते हैं तो एक हार्ड कॉपी भी आपको बाय पोस्ट भेजनी पड़ेगी कंज्यूमर कमीशन और कंज्यूमर फोरम में।
और उसके बाद आप ये भी वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा आना नहीं होता, या मतलब तो आपके लिए एक लीगल जो है वो एडवोकेट वो आपको दिया जाएगा और वो आपका केस कर सकते जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का एक प्रश्न है सर, प्लीज। इसमें जैसे कोई लैंड परचेज करना चाहता है और उसने सेलर को कुछ पेमेंट कर दिया है, उसका एग्रीमेंट भी है, और वो अपना वादा पूरा नहीं करता है और वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए वो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है, तो क्या ये भी इस जो एक्ट है इसके दायरे में आता है? ये दो तरह का होगा। एक ये जैसे सिविल कोर्ट में आप दायर करेंगे मुकदमा, पर कंज्यूमर कोर्ट में भी हो सकता है, क्योंकि कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन दोनों कोर्ट्स को है, वो वहां पर भी वो आप फाइल कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में भी आप फाइल कर सकते हैं, पर उसमें एविडेंस जो है वो लेंथी लीड करना पड़ेगा आपको। कंज्यूमर कोर्ट में तो सिर्फ बाय वे ऑफ एविडेंस आप लीड कर सकते हो, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ और वो प्रूव करना है, तो सिविल कोर्ट में आपको वो ज्यादा इजी रहेगा प्रूव करना। कंज्यूमर में भी वैसे अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं और लेंथी एविडेंस की जरूरत नहीं है तो कंज्यूमर कोर्ट में भी ये केस हो सकता है। थैंक यू। धन्यवाद मैम। संजीव शर्मा जी का एक प्रश्न है, कृपया आप संजीव शर्मा जी आप प्रश्न रखें। मैडम मेरा प्रश्न एक थोड़ा सा हटके है। जैसे मान लीजिए हम डीसी ऑफिस में जाते हैं तो वहां पे जैसे टाइपिंग वाले लोग बैठे रहते हैं, कोई अगर हमें एफिडेविट हम 10 रुपए का खरीदते हैं उसको हमें टाइप करवाना होता है, तो अगर हम देखा जाए तो वो जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए तो हम कंज्यूमर ही हुए। लेकिन अगर आप देखोगे ऐसी किसी भी जगह पे कोई डिफाइन नहीं है कि टाइपिंग का 10 रुपए या 15 रुपए, मतलब ये मैंने पंजाब में भी देखा, चंडीगढ़ में भी देखा, हिमाचल शिमला में डीसी ऑफिस में भी देखा, चक्कर वाले कोर्ट में भी देखा। तो क्या मैम वो कंज्यूमर कोर्ट वो उसमें नहीं आता क्या? क्योंकि वो भी हम तो कंज्यूमर ही है, वो हमें टाइप करके दे रहा है तो हम उसके कस्टमर हुए। तो वो मतलब अगर वो कोई भी ऐसा रेट लिस्ट उधर नहीं है कि एक पेज के 10 रुपए होंगे या 15 रुपए होंगे, तो उस केस में कुछ क्या हो सकता है मैम? अगर हमें उसके अगेंस्ट कुछ बात करनी हो तो हम कहाँ पे बात कर सकते हैं? वो आपको वो तो गवर्नमेंट पे वो शिकायत करनी पड़ेगी। जैसे डीसी ऑफिस में जो पटिशन राइटर और एफिडेविट टाइप करने वाला बैठता, आप डीसी को उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है इस ग्राउंड पे कि वो ज्यादा चार्जेस ले रहा है आपसे। नहीं मैम, जैसे ना मेरा सवाल हो सकता है थोड़ा अलग हो, लेकिन मैं जैसे वो डिफाइन नहीं है। जैसे ठीक है, कभी 10 भी ले लेंगे, 15 भी ले लेंगे, कोई अगर नया चला जाता है उससे 30 भी ले लेंगे, 40, मतलब कुछ डिफाइन नहीं है वहां पे उन सारी चीजों के लिए। डिफाइन तो एक्चुअल उन्होंने जो डीसी है वो डिफाइन करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम के एक पेज का 20 रुपए होगा, 30 रुपए होगा, 50 होगा। बट उससे ज्यादा अगर एक्सीड करते हैं तो आप उससे रसीद मांगिए और कंज्यूमर कोर्ट में केस कीजिए, वो डेफिनेटली आपका लाए करेगा, बिकॉज यू आर अ कंज्यूमर। आपने उनकी सर्विसेज हायर करी है और सर्विसेज हायर करने पे उन्होंने आपसे एक्स्ट्रा मनी चार्ज करी है, तो डेफिनेटली आप प्रूव करने पे आपको कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिल सकती है। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, एक मेरा क्वेश्चन था। हमारे यहाँ पे सोलन में स्कूल के पास एक शॉप है, तो वो क्या करते हैं मैम कि जैसे स्कूल की छोटी छोटी सी चीजें इन्होंने रख छोड़ी हैं, कोई स्टेशनरी का सामान है या कोई छोटी मोटी खाने की चीजें हैं, वो उन्होंने रख छोड़ी हैं। और जब वो बच्चों को देते हैं तो वो ऑलमोस्ट डबल रेट पे देते हैं। जैसे एक जो स्केल होता है, बड़े वाला स्केल आपका, तो उसका जो रेट है बाहर शॉप में अगर हम लेने जाएं स्टेशनरी शॉप पे तो वो 10 रुपए का हमें मिलता है, लेकिन वो वहाँ पे 25 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और होता ये है मोस्ट ऑफ द टाइम कि बच्चों के साथ पेरेंट्स नहीं होते हैं, जैसे इमरजेंसी में है, बच्चे वहाँ से लेंगे और मतलब अपना जो स्कूल चले जाएंगे। और जैसे एक आधी बार मैं भी गई तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे इसका बिल दीजिए, तो उन्होंने मुझे बिल
नहीं दिया मैम, अच्छा, बिल नहीं दिया, तो ऐसे केस में हम क्या करें कि जब वो बिल भी नहीं दे रहे हैं, अच्छा उस वक़्त पे मतलब ऑनलाइन पेमेंट का क्या ऑनलाइन पेमेंट से हमारा जो वो बिल नहीं दे रहे हैं वो पर्पस सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि हमें बिल तो एट द टाइम ऑफ जब केस करना है तो उस वक़्त पे प्रोड्यूस करना ही है ना जी। तो ऑनलाइन जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो ऑनलाइन आप पेमेंट 25 रुपए करेंगे। आपके जी, साथ कोई आपकी सहेली आपको वो साथ में कंपनी कर रही है आपकी, उसका एफिडेविट लगाइए कि इसके सामने ये 10 रुपए की चीज इन्होंने 25 रुपए में बेची है और जिसको मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है उसकी ऑनलाइन पेमेंट की रसीद तो आपको उसका तो मिल ही जाएगा, आपका जो जी, जी, आपने पेमेंट किया है उसकी जी, जी, रसीद लगाइए और सहेली का एफिडेविट, एफिडेविट लगाइए, उनका जी। बयान लगाइए, तो वो आपको जरूर कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिलेगी। मैम ये जो एफिडेविट बनाना है ये हम कोर्ट में जाके मतलब वो नोटरी से करवाना पड़ेगा सारा उसको? नहीं, नहीं, हमारे एफिडेविट जो कोर्ट में दायर होते हैं उसके लिए हाई कोर्ट ने ओथ कमिश्नर जो होते हैं वो अपॉइंट किए होते हैं, वो 20 रुपए चार्ज करते हैं आपका एफिडेविट अटेस्ट करने का। कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग फाइल होती है थ्रू जी, एफिडेविट होती है, वो जो जी, ओथ कमिश्नर है वो हमारी कोर्ट में वो ठीक है, चलते ठीक है, हैं उनकी ठीक, ठीक है जी। attestation। जी, जी मैम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मैम मच। सॉरी मैम, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी विनोद जी, मेरा मैम जैसे मैम आपने भी बताया कि ओथ कमिश्नर 20 रुपए एक पेज का टेस्ट करने का लेते हैं, हाँ लेकिन अगर जी। मैम आप डीसी ऑफिस में कभी भी जाएं, मैं खुद गया हूँ, मतलब 100 रुपए 50 रुपए से कम तो कभी कोई माना ही नहीं मैम, 100 रुपए तो बहुत आम है मैम। वो नोट संजीव जी वो नोटरी होते हैं, नोटरीज एंटायरली डिफरेंट। अगर तो आपने कोई चीज कोर्ट में पेश करनी है उसके लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर्स जो होती हैं वो ओथ कमिश्नर्स को दी जाती है और उनका डिफाइन है कि दे कैन चार्ज ओनली 20 रुपीज। अगर आपने और कोई एफिडेविट जो कोई और नोटरी पब्लिक से देना है उसकी शिकायत तो फिर आपको गवर्नमेंट को ही करनी है। बट नोटरी की क्या उसमें क्या डिफाइन है मैम, नोटरी की हाँ फीस जी, क्या डिफाइन है? वो जो नोटरी का है वो भी डिफाइन है कि कितनी उसमें उनकी स्टैंप्स लगती हैं, कुछ इतने से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, वो फिर आपको डीसी शिमला बता सकते हैं इस बारे में, वैसे वो ओके, गवर्नमेंट से अपॉइंट होते हैं। राइट मैम, थैंक यू। और अगर आपने कोर्ट में दायर करना है तो आपको नोटरी से अटेस्टेशन कराने की जरूरत नहीं है, आप उसको ओथ कमिश्नर द्वारा अटेस्ट करके उनको 20 रुपए दीजिए, वो आपका कोर्ट में एफिडेविट चलता है। राइट मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम। हाँ जी। एस शर्मा जी हैं, इन्होंने एक प्रश्न किया है, शिकायत दर्ज करने की मैक्सिमम लिमिट कितने टाइम तक होती है? यानी कि हम सर्विस या कोई गुड्स परचेज करते हैं और यदि हमें कोई शिकायत है तो हम कितने समय में वो कंप्लेंट कर सकते हैं? उस गुड्स पे उसकी वारंटी और गारंटी लिखी होती है, तो वारंटी पीरियड के अंदर तो आपको उनको गुड्स रिटर्न ही करनी पड़ती है अगर खराब हो जाए। उसके बाद भी एक एक्सटेंडेड वारंटी होती है, आपने बीच में कोई चीज ठीक करवाई है, जैसे मान लीजिए मैंने लैपटॉप खरीदा और वो बीच में कुछ उसका खराब हो गया और वो वारंटी पीरियड में था, तो वारंटी वो उस दिन से फिर से एक्सटेंड हो जाएगी फॉर 2 ईयर्स। और वैसे वारंटी लिखी होती है कि कितने पीरियड के लिए, वो आपके प्रोडक्ट पे लिखी होती है। जी जी, धन्यवाद मैम। किसी अन्य प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो आप सीधे प्रश्न कर सकते हैं। विनोद जी, मेरा भी एक प्रश्न था। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट की आपने बात की कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के जहाँ पे चाहे बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, दूसरे ऑफिसेज हो गए, वहां पे एक सिटीजन चार्टर रहता है। तो क्या एडवोकेट्स के लिए या गवर्नमेंट का, जैसे संजीव जी ने भी अभी पूछा था कि नोटरी में इस तरह का कोई सिटीजन चार्टर का कोई प्रोविजन है जिसमें हमें किस, जैसे एफिडेविट बनवाना है तो उसका कितना अमाउंट लगेगा और कितने टाइम पीरियड में वो बनेगा? जैसे मैम हमारे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो 100 रुपए का अगर हमें एफिडेविट बनवाना है तो उसकी जगह उन्होंने 250-500 रुपए जितना मन मर्जी होता है एडवोकेट चार्ज करते हैं, तो उसके ऊपर भी कोई चेक रखने का कोई प्रोविजन है इस तरह का? नहीं, वो 500 रुपए आप वकील के थ्रू बनाएंगे तो वो अपनी लीगल फीस तो वो चार्ज करेंगे आपसे, वो लीगल फीस है, वो वेरी करती है एक्सपीरियंस के हिसाब से। वो आप उसको, हाँ, अगर वो आपका काम नहीं करता है तब वो कंज्यूमर के दायरे में आएगा ना, काम कर दिया तो ही हैज टेकन मनी फॉर कंसिडरेशन, वो
कंज्यूमर के दायरे में नहीं है। मैम सपोज कीजिए हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और यूनिवर्सिटी में एक एफिडेविट मांगते हैं कि चाहे वो करेक्टर का से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर में कि उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो भी सारी चीजें वो सही रही है, तो उससे रिलेटेड अगर इस तरह का एफिडेविट लगता है तो वो तो सिंपल 20 या 30 रुपए के एफिडेविट पे लग जाता है, लेकिन उस पे चार्जेस जो होते हैं एक एडवोक एक कोर्ट में अलग से पेमेंट लेते हैं 500 250 रुपए और दूसरी जगह उसी का 100 रुपए चार्ज करते हैं, तो इतना डिफरेंस क्यों रहता है? नहीं, एडवोकेट्स का तो वो फीस आप एडवोकेट के थ्रू क्यों बनवा रहे हैं उसको? तो आप खुद डिस्ट्रिक्ट वहां जाइए, 20 रुपए का स्टैंप लीजिए, अपने आप उस पे लिखिए कि ये इस पर्पस के लिए और आई अंडरटेक टू गिव माय डिग्री और जो भी है विद इन सच एंड सच पीरियड। तो वो वकील की सर्विसेज हायर करने की जरूरत नहीं है ना उसमें आपको। वकील तो अपनी फीस हाँ जी जी वकील तो नहीं अपनी जो फीस के संजीव जी हिसाब से लेगा ना अपना। अब आप एक सीनियर वकील कर लोगे और बोलोगे कि आप मेरा केस कर दीजिए, आप उसके कंपैरिजन में जूनियर की फीस उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना। एक का 30 साल का तजुर्बा है और एक का 5 साल का तजुर्बा है, तो वो आप इसको आप नहीं कंज्यूमर कमीशन इसके दायरे में ला सकते कंज्यूमर फॉर्म के, क्योंकि नहीं मैम जैसे होता है वकील जैसे की हम लोग फीस जो है वो डिफाइन ही नहीं है कहीं। वो जी आपको नहीं सूट करता है, आप दूसरा चेंज कर सकते हैं एडवोकेट, तो आपके पास चॉइसेस हैं। नहीं नोटरी में भी होता है मैम कि जैसे हम लोग कोर्ट में एंटर करते हैं तो कोई एक इंडिविजुअल कहता है कि हम बनवा देते हैं, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि कुछ इस तरह का कंट्रोल कुछ रहता है वो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से। आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो उनकी ना, तो मैम उसका वो कंप्लेंट तो फाइल कोई कर देते सकते हो। उसका कोई रसीद तो देता नहीं है मैम कि हम लोगों ने इतना इसमें चार्जेस किया है। आप रसीद लीजिए, वो आपको जितना उसका जेन्युइन होगा वो बोलेगा ये लो जी उतना ही दे दो, आप मांगिए तो सही। नहीं पर मैक्सिमम जगह मना करते हैं कि नहीं हम लोग रसीद नहीं देते, इसका नहीं होता है रसीद। तो आपने कहना कि आप डबल चार्ज कर रहे हो तो रसीद तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है थैंक यू। अच्छा मैम, इसमें क्या जो लोग आपके प्रोफेशन के हैं, एडवोकेट्स हैं, वो भी क्या कंज्यूमर कोर्ट के दायरे में आते हैं? जैसे थोड़ा सा मैं अलग हट के प्रश्न कर रहा हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। काफी पुरानी बात है, हमारे कई ब्लाइंड दोस्त हैं, उन्होंने एक किसी सीनियर थे, वो काफी उनको हायर किया और अपना कोई कोर्ट में केस फाइल किया और वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। गवर्नमेंट चेंज होने से उन वकील साहब का रोल भी चेंज हो गया, वो गवर्नमेंट की तरफ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं गवर्नमेंट से के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता हूं, और उन्होंने उस समय, ये बात है कोई 2013 12 की बात होगी, आज से 10 साल पहले। तो वो वकील साहब आ गए डिफरेंट रोल में और उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं आपके, और उन्होंने उस समय 9-10 हजार रुपए उनसे लिए थे एक किश्त के तौर पे। तो ना तो उन्होंने पैसे वापस किए और ना उनका केस लड़ा, ना किसी और वकील को, और रसीद तो कोई देते नहीं है। तो ऐसे मामलों में अच्छा वो जो थे जो हमारे ब्लाइंड दोस्त, उन्होंने छोटे छोटे डोनेशन लेकर के वो फीस दी थी। तो ऐसे मामलों में कोई व्यक्ति क्या कर सकता है जब कोई वकील जो कि सीनियर हो या जूनियर भी हो, कोई रसीद नहीं दे और ऐसे जो है अपना रोल चेंज होने पर हाथ झाड़ ले? तो देखिए श्रीवास्तव जी, हाथ तो नहीं झाड़ सकते। सपोज मेरी भी कहीं अपॉइंटमेंट हो जाए तो मेरे साथ जितने मेरे कलीग हैं वो उनका केस लड़ेंगे। थोड़ा बहुत चार्जेस, पावर ऑफ टर्नी या कोई जो खर्चा उनका थोड़ा सा आएगा, 200-400-500 हजार रुपए, उसमें वो उनका केस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे। और या वकील जो नहीं अपनी इनेबिलिटी शो करे कि मैं अब नहीं कर पाऊंगा, उसको अपनी फीस रिटर्न कर देनी चाहिए, सो दैट वो जो क्लाइंट है वो किसी और से अपना केस करा सके। तो उसके पास जो क्लाइंट के पास कंप्लेंट के लिए तो हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और कंज्यूमर भी में भी जा सकते हैं कि इन्होंने हमारे को प्रॉमिस किया था कि आपका केस लड़ेंगे और इन्होंने आधे में हाथ छाड़ लिए हैं, तो वो वकील को पैसे वापस करने हैं। हाँ जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
कोई किसी का अन्य कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न करें, नहीं तो हम आज का सत्र का समापन करेंगे। अब मैं अंत में मैम ने बहुत ही बढ़िया आज उपभोक्ताओं के अधिकारों पर हमें विस्तृत जानकारी प्रदान की। विधिवत धन्यवाद प्रस्ताव के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री अभिषेक भागड़ा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीएचडी शोधार्थी हैं समाजशास्त्र में और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। निवेदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विनोद सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जानी मानी सीनियर एडवोकेट सुश्री सुनीता शर्मा मैम का। आपने अपना बहुमूल्य कीमती समय निकालकर हमारे आज के वेबिनार में विशेषज्ञ वक्ता बतौर आज के महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला। विषय की समस्या पर गहन टिप्पणी हमारे समक्ष प्रस्तुत की। उपभोक्ताओं के क्या कानूनी अधिकार है, दैनिक जीवन में हम इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, इस पर विस्तृत जानकारी हमारे बीच साझा की। आदरणीय मैम, मैं आपका पूरी उमंग फाउंडेशन की टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपका विशेष रूप से धन्यवाद मैम। साथ ही मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का, जो इन कार्यक्रमों के सूत्रधार है और इन्होंने ही यह महत्वपूर्ण मानवाधिकार की वेबिनार सीरीज का बेड़ा लिया हुआ है। सर, आप समाज के रियल हीरो व नायक है। इसके साथ ही मैं उमंग फाउंडेशन के ट्रस्टी विनोद योगाचार्य जी का धन्यवाद करता हूं, जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। संजीव शर्मा जी का, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का, मुकेश कुमार, उदय वर्मा जी का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। देश के विभिन्न प्रांतों से जुड़े सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, हमारे आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। आगे भी एक नवीन विषय पर इस तरह के महत्वपूर्ण वेबिनार सीरीज उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ आप सभी इस कार्यक्रम को जो है फेसबुक पर, यूट्यूब पर शेयर करें, लाइक करें, जिससे समाज में जागरूकता का स्तर अधिक से अधिक बढ़े। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सप्ताह एक नवीन विषय पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुशनुमा माहौल अपने आसपास बनाए रखें। अब आप लीव कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।